हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की क्लासेस फॉर योर सेशन 23-24। और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल रही होंगी रिविज़न में। और अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। उसके बाद जल्दी से क्लास 12th की क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस साल बोर्ड है तो यू नीड मोर एफर्ट्स, मोर प्रैक्टिस और सब कुछ मोर ही चाहिए, सब कुछ ज़्यादा करना होगा। और अभी से ही तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी होगी, जिससे कि आपको सेशन के एंड में जो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब हम नई क्लास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार शुरू में तो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, अभी 11th से आए हैं, 11th में तो मस्ती ही होती है, तो 11th से आते हैं थोड़ा हम शुरू में उसी जोन में रहते हैं। उसके बाद हम एंड में जाके, थोड़ा बीच में जाके आप अभी अगस्त सितंबर से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। सबको पता है, सब यही करते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे। बहुत ज़्यादा टाइम भी मत दो, थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को दो, जिससे कि कोई भी सब्जेक्ट पीछे ना रह जाए और आपको लास्ट में उसको बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ना पड़े, कुछ दिमाग में ना घुसे, या फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर आप ध्यान ना दे पाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम बाद में फेस करते हैं, ठीक है। तो अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और एक मतलब कंसिस्टेंसी रखो कि इतना टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए। एक घंटा निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। वैसे बड़ी बात है भी, क्योंकि 12th में स्कूल में भी आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है प्रैक्टिकल्स, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ये सब चीज़ों का, एग्ज़ाम्स का, और फिर साथ में कोचिंग्स, और फिर घर पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हो सकता है कि आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ाई आप ट्यूशन में ही कर लो, अच्छे से ढंग से, जिससे आपको बार बार पढ़ने की भी कोई चीज़ ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं। अब आपका क्या है, इकोनॉमिक्स जो है 12th में, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि पिछली 11th में आपके क्या था, इकोनॉमिक्स में आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स था, एक स्टैटिस्टिक्स था, ठीक है। इसी तरह अब 12th में आपके 2 सब्जेक्ट्स क्या हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे आप इंडियन इकोनॉमी नाम से भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। तो जो आपने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, उसका इधर 12th में कोई रोल नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप बात करो माइक्रो की, जो आपने 11th में पढ़ी थी, उसका भी कोई ख़ास रोल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको मतलब ऑब्वियसली माइक्रो और मैक्रो क्या है, हमने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, राइट। तो माइक्रो छोटे लेवल पर है, मैक्रो बड़े लेवल पर है, सबको पता है, ठीक है। तो थोड़ा छोटे लेवल का आइडिया होना चाहिए, मतलब थोड़ा जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा उसको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि 12th में मैक्रो पढ़ रहे हो तो 11th का भूल ही जाओ। तो 12th के लिए 11th का भी दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ पाओगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, मतलब आसानी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा कि अरे ये क्या आ गया, ये वो क्या आ गया। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक मैक्रो और एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक और चीज़ सोची है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दोनों के ही सिलेबस के अलग से मैं वीडियोस बना दूंगी, आप जाके देख लेना उनको। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा एक मतलब क्विक रिव्यू मिल जाएगा कि पूरे साल अपने को पढ़ना क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आपको टॉपिक्स समझ आ जाएंगे कि ये पढ़ना है। एंड ऑनेस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपका मनी, बैंकिंग और ऐसे करके मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। साथ ही साथ जिसको भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है उसको बहुत मज़ा आने वाला है ये पढ़ने में। मैक्रो मेरी तरफ से तो मतलब मेरे को मैक्रो ही पसंद है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें आपको अपनी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब उसका हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लाइक आपने पढ़ा होगा 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो उनके मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिनेरियो था उनका, अब क्या है, बाद में क्या होगा, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारने की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले से ही बता रही हूँ। सारी चीज़ें समझने पे नहीं होंगी, उसमें डेटा भी है जो आपको रटना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। उसको भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अब से क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किया करूँगी जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके लिए। तो मैंने ये प्लान किया है कि जैसे ये चैप्टर पढ़ा लिया मैंने, हर 2 चैप्टर के बाद आपको उन चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो एक मतलब आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा, या फिर क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम रिवीजन करेंगे, और उनकी पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आप सारे पीडीएफ्स अवेल कर सकते हो, इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपके पास सारा आपका कंटेंट रहेगा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बस अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो ऑब्वियसली जब मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है ये हम समझेंगे। साथ ही साथ मैक्रो और माइक्रो में क्या आपका डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि आप पढ़ चुके हो, तो मैक्रो को माइक्रो से कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो एक अलग टॉपिक है। फिर आपका टॉपिक आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऐसे करके 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 वीडियोस में ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, थोड़ा थियोरेटिकल ही है, तो ऐसा कुछ खास वो है नहीं प्रॉब्लम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने में। तो हमने अभी क्या समझा था कि जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 11th में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की क्या है, 2 ब्रांचेस होती हैं मेन, ठीक है। एक तो थी आपकी माइक्रो जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, दूसरी है आपकी मैक्रो जो अभी आपने 12th में पढ़नी है। तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों चीज़ें हमको पता है। यानी कि माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो में हमने एक सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा था, कंज्यूमर थ्योरी वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा था, फिर इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में पढ़ा। तो सारी चीज़ें हमने क्या करी, इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ी, यानी कि एक बंदे के लेवल पर। हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर का आपका इक्विलिब्रियम पढ़ा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई, उसका इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमने अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ा, अलग अलग फर्म के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक लेवल पर पढ़ी थी, छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम जब मैक्रो की बात करते हैं तो इसमें हम कैसे पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। यानी कि हम बड़े लेवल पर बात करते हैं, हम एक प्रोड्यूसर की बात नहीं करते, हम सारे प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। हम एक कंज्यूमर की बात नहीं करते, हम सारे कंज्यूमर्स की बात करेंगे, सारे मार्केट्स, सारी फर्म्स, यानी कि पूरी आपकी कंट्री, पूरी एक इकोनॉमी, उन सब की बात करेंगे। तो इसमें क्या है आपको डिफरेंस, एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल लेवल पर बात करता है, और जो आपका मैक्रो है इट टॉक्स ऑन मैक्रो लेवल, यानी कि आपका इकोनॉमी के लेवल पर बात करता है। अब जब हम बात करते हैं ये जो टर्म है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये 2 शब्दों से बना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है आपका मैक्रो और दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमको पता है, हमने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसी में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स है आपका स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो भी आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, उनकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं ऑब्वियसली। पर ये मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो एक ये जो टर्म है ना मैक्रो, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतलब जो ग्रीस कंट्री है ना वहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे इंडिया की कंट्री इंडियन है, ग्रीस की लैंग्वेज है ग्रीक, तो वहाँ से एक टर्म है मैक्रोज, ठीक है, MAKROS।
ये जो टर्म है ना, यहाँ से इसको डिराइव किया है मैक्रो को। तो ये जो मैक्रोज है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, लार्ज, यानी कि बड़ा। अभी हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं, अब इकोनॉमी ऑब्वियसली बड़ी है, कंट्री ऑब्वियसली बड़ी है, यानी कि मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, तो इसी का मतलब है मैक्रो। मैक्रो और लार्ज एक ही है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं एट अ लार्ज लेवल, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, या फिर एट अ लेवल ऑफ अ कंट्री। तो ये बड़े बड़े लेवल पर जब हम बात करते हैं, एक लार्ज स्केल पर, लार्ज लेवल पर, तब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं यहाँ ही लिख देती हूँ साइड में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज एट अ लार्ज लेवल। ठीक है, एट अ लार्ज लेवल, या फिर आप साथ में ये भी लिख सकते हो, और ऑन द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी एक इकोनॉमी के लेवल पर, एज अ होल, मतलब पूरी एक इकोनॉमी के लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल, उस लेवल पर जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ की बात करते हैं, उनका मतलब क्वेश्चंस जो है, इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर, उनका सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या हो सकते हैं आपके, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमने बोला ना मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज ऑन द लार्ज लेवल। तो लार्ज लेवल पर कौन से इश्यूज होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी मतलब जानने वाला पॉइंट है ऑब्वियसली। तो इकोनॉमिक लेवल पर, मतलब इकोनॉमी के लेवल पर कौन से इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपका नेशनल आउटपुट, यानी कि आपकी कंट्री जो है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये एक मुद्दा है। ठीक है, आपका हो सकता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इज़ राइज इन प्राइस। अब देखो राइज होता जा रहा है प्राइस में। आप अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लो, सिंपल है, सब समझ आ जाएगा। आप अपनी कंट्री में देखो क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। माना आप चलो न्यूज़ नहीं देखते हो, ठीक है, डेफिनेटली नहीं देखते होंगे, कुछ ही लोग देखते होंगे, पर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलते होंगे। उसमें आप देखते हो कि दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के, पेट्रोल के, डीजल के, आपका कोई भी सामान उठा लो, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि वो है इन्फ्लेशन। और ये पूरा एक कंट्री का मुद्दा है, सिर्फ एक बंदे के लिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है, पूरी कंट्री के लिए बढ़ रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक इशू है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक बड़े लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर। इसी तरह अगर एक और प्रॉब्लम की हम बात करें, मेन प्रॉब्लम तो यही है अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी बेरोज़गारी है, लोग स्ट्राइक्स पर हैं और लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोग सुसाइड भी करते हैं, लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, उनकी इनकम नहीं है, वो खा नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और पूरी इकोनॉमी के लेवल पर है। तो ये एक इकोनॉमिक इशू है, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो या फिर कम कर पा रहे हो, तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना, ये क्या है, आपके मैक्रो लेवल के इश्यूज़ हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने हैं ऑब्वियसली। तो ये आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज़ द स्टडी, या फिर आप ये लिख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक ब्रांच है ना इकोनॉमिक्स की तो ब्रांच है मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इशूज़ एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जो चीज़ याद करने की ज़रूरत है वो है अकॉर्डिंग टू M.H. स्पेंसर। मैंने हमेशा से बताया है कि अगर कोई डेफिनेशन किसी बड़े इंसान के थ्रू दी गई है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर उसको अपने आंसर में लिखते हो मार्क करके कि अकॉर्डिंग टू दिस फलाना पर्सन,
तो वो डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, आपके मार्क्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हो सके तो ये डेफिनेशन याद कर लो, वैसे इसमें भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी बड़ी जो रामायण बताई है सिर्फ यही है इस डेफिनेशन में और कुछ भी नहीं है। तो अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये मैंने अभी बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट, या फिर उसके लार्ज सेगमेंट्स, छोटे सेगमेंट्स नहीं, लार्ज सेगमेंट्स। तो लार्ज सेगमेंट्स जैसे क्या हो सकते हैं, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो लार्ज सेगमेंट्स क्या हैं, आपके अलग अलग स्टेट्स हैं। पूरा स्टेट कोई छोटी बात नहीं है, स्टेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको उनका जो क्या कहते हैं, उनका ऑपरेशन करना, मतलब कैसे उनको हैंडल करना है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टेट भी आपस अपने में एक इकोनॉमी है, ठीक है। इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उन स्टेट्स में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि आप सोच नहीं सकते कि एक कंट्री में, एक कंट्री को ऑपरेट करना, उसको चलाना कितनी बड़ी बात होती है। तो उसके सारे इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो स्टडी करता है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो ये क्या है, इज़ कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट, राइट। फिर क्या कहते हैं, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स। जो अटेंशन है वो किन प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड है, सच प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स, एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी यहाँ बताया, ठीक है, सबको पता है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो मैंने अभी यहाँ बताया कि दाम बढ़ते जा रहे हैं। द नेशंस टोटल आउटपुट, जो नेशन का आउटपुट है वो कितना हो रहा है। एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस, या फिर जो भी मैटर्स हैं जो पूरी इकोनॉमी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और इकोनॉमी के लेवल से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो सारे ही मैटर्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू M.H. स्पेंसर, macroeconomics is concerned with the economy as a whole or large segments of it. In macroeconomics, attention is focused on the problems. कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लो कि आपके देश में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ऑन द प्रॉब्लम्स सच एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है, या फिर आप एक ये वाली डेफिनेशन भी याद रख सकते हो, इजी है, बस इसमें एक चीज़ और लगा देना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ द ये डैश डैश डैश, जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक क्विक रिव्यू हो जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम PDF के थ्रू भी स्टडी करते रहेंगे, वो आपको PDFs भी प्रोवाइड होते जाएंगे। अब इसके बाद, क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो इसके बाद एक पॉइंट आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने, आपको याद हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी वेरिएबल्स पढ़े थे, तो इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स वो कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला होगा आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। दूसरा हो जाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई। तीसरा हो जाएगा आपका टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट किसका, पूरे नेशन का, पूरी कंट्री का। चौथा हो जाएगा आपका लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा हो जाएगा आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये दोनों मैंने अभी ऑलरेडी बताए थे, ये तीनों, टोटल आउटपुट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर छठवा है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और एक आखिरी है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड करते हैं। अगर आपको पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप इन वेरिएबल्स का नाम ले सकते हो कि ये वेरिएबल्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूडेड हैं। क्या क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट कंट्री का, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, और ये दो टर्म्स आपके लिए नए हैं, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी इकोनॉमी में, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं एक सिंपल कंज्यूमर हूँ, तो मेरी जो भी कमाई होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से, या फिर कंज्यूमर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, मेरी जो भी कमाई होती है तो उसमें से मैं क्या करती हूँ, कुछ तो मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, खर्चा कर देती हूँ, इस पे खर्चा कर दिया मैंने, कंज्यूम कर लिया। कंजम्पशन पर कितना एक्सपेंडिचर होता है वो, और बचा हुआ मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ, चाहे मैं बैंक के अपने अकाउंट में रखूँ, मुझे वहाँ से इंटरेस्ट रेट पे इतना इतना पैसा मिलेगा, चाहे मैं कोई एफडी करा लूँ, चाहे मैं गोल्ड कॉइन्स खरीद लूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, शेयर्स में प्राइस अपना पैसा लगा दूँ, तो ये मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो इन्वेस्टमेंट पे कुछ एक्सपेंडिचर करती हूँ, यानी कि कोई भी एक प्रोड्यूसर, कोई भी एक कंज्यूमर और दुनिया के एक कंट्री के सारे ही जो सिटीजन्स होते हैं, नेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज भी हैं आगे जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, इसी में ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये टॉपिक्स कुछ हैं जो आपको जानने को मिलेंगे। इसमें से ये तीनों आपको मैंने बता दिए, ठीक है, ये दोनों मैंने भी आपको समझा दिए। अब ये जो दो हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इनको आप कंफ्यूज मत करना। 11th में जो आपने पढ़ा था मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से, याद है, हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड क्या होता है, मैं एक बार जल्दी से डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि सबको वही लग रहा होगा, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, और कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। मार्केट डिमांड होता है कि जैसे कोई एक गुड है, ठीक है, मार्कर, तो इस मार्कर की जितने भी कंज्यूमर्स डिमांड जनरेट कर रहे हैं, टोटल सबको ऐड कर दो तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। इसी तरह इस मार्कर की जितने भी प्रोड्यूसर सप्लाई जनरेट कर रहे हैं पूरे मार्केट में, वो मार्केट सप्लाई हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट डिमांड है कि जितने भी गुड्स हैं, ये मार्कर नहीं, जितने भी गुड्स हैं, उन सभी गुड्स की जितने जितने कंज्यूमर्स डिमांड जनरेट कर रहे हैं, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? जितने भी गुड्स हैं, उन सभी गुड्स की जितने जितने प्रोड्यूसर्स सप्लाई जनरेट कर रहे हैं, वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। तो यानी कि अगर हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात करें तो हम उसमें एक गुड को कंसिडर करते हैं, एक ही गुड की टोटल डिमांड, एक ही गुड की टोटल सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हम सारे ही गुड्स की टोटल डिमांड, सारे ही गुड्स की टोटल सप्लाई को कंसिडर करते हैं। वो आपका कहलाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आपने याद रखने हैं। डेफिनेशन है, सारी ही चीज़ें आपके सामने हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट था बस ये, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैक्रो और माइक्रो दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्लान किया है कि अब मैं हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस बनाया करूँगी, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और एट द एंड एक वन शॉट वीडियो होएगा ही हर 2-3 चैप्टर्स के बाद, जिससे कि आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो से आप अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, बाद में रिवाइज कर सकते हो, आपकी ही हेल्प हो जाएगी और वगैरह वगैरह, ठीक है। और आई होप आपने मेरा चैनल भी अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दिया होगा, 11th के साथ, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। साथ के साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं 11th की भी क्लासेस कंटिन्यू रखूँगी, अब 12th की भी, 11th 12th इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स, पीयर्स, जो भी लोग हैं 11th में 12th में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ में मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड
Yes, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.